गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा बेसिक्स था वो उसके बिना हम केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। आज से अपना लेसन स्टार्ट होता है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, हम इसकी बात करेंगे आज। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम एलिमेंट तत्वों से जुड़ी कुछ बातें सीखेंगे। पहले मैं आपको टेक्निकल बातें सिखाऊंगा, उसके बाद में हम थ्योरी पे आएंगे। नोट्स मैंने भेज दिए हैं, तो आप साथ साथ बनाते रहना। एक होता है परमाणु क्रमांक, और इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है? किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित या परमाणु के नाभिक में उपस्थित भी लिख सकते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। और बेटे, आवर्त सारणी हमने पढ़ी है। उस आवर्त सारणी में हमने सबके परमाणु क्रमांकों की बात की थी, किसका कितना होता है हमने देखा था। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है। ये सब आपने देखा था। परमाणु क्रमांक जो होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। परमाणु क्रमांक का प्रतीक जो होता है उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को ZXA के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर जो Z है वो परमाणु क्रमांक है, X तत्व का प्रतीक जो भी होगा, और जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H है, हीलियम के लिए He है, लिथियम के लिए Li है, और A को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या A है, इसको ऊपर लिखा जाता है। Z को नीचे लिखा जाता है, ये परमाणु क्रमांक है। और यहां बीच में बड़ा जो लिखा जाता है X की जगह पर, वो होता है तत्व का प्रतीक। तो किसी भी एलिमेंट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद अगली जो परिभाषा आती है वो आती है द्रव्यमान संख्या की। अब यहाँ आपको ध्यान से ये बातें समझनी है। मैं एक शब्द बोलूंगा द्रव्यमान संख्या, एक शब्द बोलूंगा परमाणु भार, एक शब्द बोलूंगा मोलर आणविक द्रव्यमान, है ना। इनमें जो फर्क है वो आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप परिभाषाओं पे फोकस करोगे। टफ कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है बेटा, बस डेफिनेशन पे फोकस करना है। तो इनमें सबसे पहले आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या,
जितनी द्रव्यमान संख्या होगी लगभग उतना ही परमाणु भार होगा, लगभग उतना ही मोलर आणविक द्रव्यमान होगा, केवल इकाइयां बदल जाएंगी, है ना। जैसे संख्या की कोई इकाई नहीं होती तो द्रव्यमान संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। इसके बाद में मैं बात करूंगा परमाणु भार की। तो परमाणु भार की इकाई होगी परमाणु भार की इकाई होगी एटॉमिक मास यूनिट। और अगर मैं बात करूं मोलर परमाणु द्रव्यमान की तो उसकी इकाई होगी ग्राम प्रति मोल। तो इकाइयां बदलेंगी बेटा, द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर ही होंगे वो सारे के सारे। द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, पहले आप द्रव्यमान संख्या पे फोकस करो। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तत्व मैंने ले लिया हाइड्रोजन। इसके नाभिक में प्रोटॉन होता है एक। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक प्रोटियम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, तो न्यूट्रॉन जो है वो 0। तो द्रव्यमान संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 1 + 0 1। द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको भी यहाँ बताया था, ठीक है। अगर मान लो मैं हीलियम ले लूं, प्रोटॉन की संख्या 2 होती है नाभिक में, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होती है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगर मान लो मैं लिथियम ले लूं, प्रोटॉन की संख्या तो 3 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 4 होती है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 7। मान लीजिए मैं कार्बन ले लूं, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 12। मान लीजिए नाइट्रोजन ले लें, पर प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 7, तो द्रव्यमान संख्या 14, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो सोडियम ले लूं, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12, तो द्रव्यमान संख्या 23। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इनका भी कोई मात्रक नहीं लगाएंगे हम। तो द्रव्यमान संख्या की क्या डेफिनेशन हो गई बेटा, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब इसके बाद बात आती है परमाणु भार की। परमाणु भार की बात आती है तो परमाणु भार को बेटा थोड़ा सा समझो आप ध्यान से। परमाणु भार को थोड़ा फोकस करके समझो। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि मान लो हम हमारी बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हमारे लिए द्रव्यमान की इकाई जो है वो किलोग्राम में है। एक निश्चित द्रव्यमान वाला पत्थर है जिसको हमने इकाई मान लिया,
और उसी को आधार मानते हुए हम ये मानते हैं कि भाई इससे जो जितना गुना भारी है उसका भार उतना ही हो गया। उस पत्थर से अगर कोई पदार्थ दुगुना भारी है तो उसका द्रव्यमान 2 गुना, 3 गुना भारी है तो 3 गुना, 4 गुना भारी है तो 4 गुना, उसके बराबर है तो 1 किलो। तो बेटे अगर सपोज करो कि ऐसा हो जाए कि हम सब लोग इतने भारी भरकम हो जाएं, मतलब हाथी जितने बड़े लंबे चौड़े, तो वो 1 किलो द्रव्यमान जो है वो अपने लिए टेक्निकली सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो कम हो जाएगा बहुत। क्योंकि अगर हम इतने लंबे चौड़े हो गए तो हम उसी रिस्पेक्ट के अंदर खाना खाएंगे, उसी रिस्पेक्ट में अपने को चीज़ें चाहिएंगी, तो हम 1 किलो 2 किलो के बजाय अपने को चाहिएंगी 100 किलो 50 किलो। तो ऐसे में ये जो इकाई होती है ना, इकाई इसी आधार पे बनाई जाती है कि जिससे गणनाएं आसान हो जाए। तो हमारा द्रव्यमान जो है वो 1 किलो जो है वो हो सकता है कि बदल जाए, हम कोई दूसरा बड़ा पत्थर ले लें और उसको हम ये कहते हैं कि चलो इसको 1 किलो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो, सपोज करो हम सब लोगों की हाइट साइज वगैरह जो है वो चींटी जैसी हो जाए, चींटी जैसी हो जाए तो ये फिर 1 किलो बहुत बड़ा हो गया। फिर अगर हमें मानक कोई मानना है तो फिर हमें बहुत छोटा कण लेना पड़ेगा और उसको हमें 1 किलो मानना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही परमाणु जो होता है वो आंखों से तो दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है। अब इतने छोटे पदार्थ के लिए द्रव्यमान की इकाई क्या मानी जाए? तो सबसे पहले जो द्रव्यमान की इकाई मानी गई वह मानी गई हाइड्रोजन के परमाणु को। मेरी बात को पेशेंस के साथ सुनना, ठीक है, और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, परमाणु भार पे बात खत्म करूँगा आज, है ना। तो पहले वो इकाई मानी गई परमाणु किसको? हाइड्रोजन को। ये मान लिया गया कि हाइड्रोजन का भार है, इसको क्या मान लो? इकाई मान लो। अब इकाई मान लिया तो बात ये हुई कि भाई कोई परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से जितना गुना भारी है ना, वो उसका परमाणु भार कहलाएगा। और इस इकाई को एटॉमिक मास यूनिट कहा गया, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान इकाई। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो ये मान लिया गया कि हाइड्रोजन का कोई परमाणु अगर हाइड्रोजन के परमाणु से जितना गुना, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 4 गुना भारी है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया? 4 म्यू या 4 AMU। लिथियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 7 गुना भारी है। कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 12 गुना भारी है। तो जितना गुना जो भारी है उसका परमाणु द्रव्यमान वही हो गया। लेकिन बेटे बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि चलो जिसकी लाइफ ज्यादा है, जिसके जीवन अर्धायु काल जिसका ज्यादा है, उसको हमें मानना चाहिए। तो इसकी बजाय हाइड्रोजन के बजाय बाद में किसको आधार माना गया? कार्बन को। अब कार्बन को आधार माना गया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन को आधार माना गया तो 12 ग्राम की चीज को तो 1 ग्राम मान नहीं सकते, जो पहले मान रखा था उसके हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा मामला। सोचो, कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 12 गुना भारी है। अगर मैं इस कार्बन के परमाणु के बराबर बराबर 12 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़े का भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होगा या नहीं होगा? सपोज करो कि मेरे पास में ये एक पेन है जिसका द्रव्यमान मैंने इकाई मान लिया, और ये मार्कर है जो इस पेन से 12 गुना भारी है। एक तराजू में ये पेन रखा है और मुझे तराजू के दूसरे पलड़े में इसको रखना है, मार्कर को, कि उतने हिस्से को रखना है कि तराजू बैलेंस हो जाए। तो अगर अब पूरा मार्कर रखूंगा तब तो मार्कर वाला पलड़ा तो नीचे बैठ जाएगा, पेन वाला पलड़ा ऊपर आ जाएगा। मैं कितना तोड़ू मार्कर में से कि दोनों पलड़े बराबर हों? तो आप कहेंगे सर ये 12 गुना भारी मार्कर है, तो आप ये मान लो कि अगर पेन 1 किलो है तो ये 12 किलो है, तो इसमें से 12 किलो में से 1 किलो उठा के रखना है।
यानी कि इसके बराबर बराबर 12 टुकड़े करने हैं, और 12 टुकड़े करके एक टुकड़ा रख दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। वही बात यहाँ है कि पहले आधार माना गया था हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को आधार माना, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है उससे कोई परमाणु जितना गुना भारी था वो उसका द्रव्यमान हो गया। अब कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 12 गुना भारी है। तो पहले तो परिभाषा ये थी कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुना भारी है वह उसका परमाणु भार कहलाता है ना। पहले परिभाषा क्या थी, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुणा भारी हो वह उसका परमाणु भार कहलाता है। फॉर्मूला बनाएं अगर हम इसका, परमाणु भार तत्व के एक परमाणु का भार बट्टा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। पहले जब आधार हाइड्रोजन था तो परिभाषा ये थी बेटा, लेकिन बाद में आधार किसको माना गया, कार्बन को, और कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है, 12। तो बेटा डेफिनेशन में जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, फोकस करके समझना। डेफिनेशन को अच्छे से फोकस करके समझना। किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12, बेटा कार्बन 12 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी आप देखोगे जो तत्व होते हैं उनके समस्थानिक होते हैं। तो 3 तरीके के कार्बन कुदरत में मिलते हैं। एक वो कार्बन जिनकी द्रव्यमान संख्या 12 है, एक वो कार्बन जिनकी द्रव्यमान संख्या 13 है, और एक वो कार्बन जिनकी द्रव्यमान संख्या 14 है। तो हमने यहां जो आधार माना है वो किसको माना है, कार्बन 12 को। ठीक है, तो किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के कौन से 12वें हिस्से ना, क्योंकि बराबर बराबर 12 टुकड़े करूंगा तब एक टुकड़ा एक AMU का बनेगा। कार्बन के एक परमाणु के 12वां भाग यानी कि 1/12 भाग से जितना गुणा भारी हो वह उसका परमाणु भार कहलाता है। तो बेटे इस आधार पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, इसी तरीके से देखो, परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का भार बट्टा
कार्बन के एक परमाणु का 12वां भाग है ना, तो कार्बन 12 के 1/12 भार भाग का भार। ये हुई बेटा परमाणु भार की बात। और परमाणु भार का जो मात्रक है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु भार के अगर मैं मात्रक की बात कर लूं, मात्रक तो वो होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU, और इसको रिप्रेजेंट करते किससे हैं, म्यू से। ठीक है, तो ये हुआ बेटे आपका परमाणु भार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।